Hello dear students, welcome back to my channel Biology with Swapnali. Students, we have already started with the topic Life Process and Living Organisms Part 2, right? And in that we have already finished with a topic called Asexual Reproduction. Students, हम लोगों ने already asexual reproduction के बारे में पढ़ाई किया है. अभी हम लोग पढ़ेंगे sexual reproduction. So we are going to start with a new topic that is sexual reproduction. ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम एसेक्सुअल के बारे में पढ़ा था, राइट? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जहाँ पे सिंगल पेरेंट है. ओके, वहां पे ना मेल गैमेट होता है ना फीमेल गैमेट होता है, दो पेरेंट्स है ही नहीं, एक सिंगल पेरेंट दो डॉटर सेल्स बनाता है, राइट? आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ रिप्रोडक्शन व्हिच ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल्स. जर्म सेल्स मतलब गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ये जर्म सेल्स होते हैं. ठीक है, ओके. अभी जर्म्स बोलेंगे तो वी आर नॉट अबाउट जर्म्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस एंड ऑल द थिंग. ये जर्म सेल इज अ जर्मिनल सेल्स. जर्मिनल सेल्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स. तो ये जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट दैट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट दैट इज एग, इसी को हम लोग बोलते हैं जर्म सेल्स, राइट? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल्स. Female gamete and male gamete are those two germ cells. So you have to underline this. ठीक है, तो अभी हम लोग underline करते हैं. Okay. देखो underline करो ये point, that is female gamete and male gamete are the two germ cells. So अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है name the two germ cells, okay? तो the two germ cells कौन से है? Male gamete and female gamete. ठीक है? Okay. Now two main process occurs in the sexual reproduction. एक है gamete formation and दूसरा है fertilization. So कौन से दो process होते हैं sexual reproduction में? एक है gamete formation and दूसरा है fertilization. ठीक है? So again, come on. Sexual reproduction always occurs with the help of two germ cells. Come on, recall. कौन से दो germ cells है? Female gamete and male gamete, ये दो germ cells है. And sexual reproduction में दो processes होते हैं. सबसे पहला process क्या होता है? Gamete formation. And दूसरा process होता है fertilization. ठीक है? Now let's talk about gamete formation. ठीक है? Gametes are formed by meiosis. ओके, सेल डिवीजन तुमने ऑलरेडी पढ़ा है. सेल डिवीजन में दो डिवीजन होते हैं, एक है माइटोसिस एंड दूसरा है मियोसिस. मियोसिस वो प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स बनते हैं. तो अंडरलाइन करोगे ये वाला पॉइंट, गैमेट्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस. ओके, इन मियोसिस क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, हेंस हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, in meiosis chromosome numbers is reduced to half. okay, meiosis में क्रोमोसोम नंबर्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ. मतलब क्या? मतलब अगर एक सेल में, जैसे हमारी सेल, हमारा जो नॉर्मल बॉडी सेल होता है वो डिप्लॉयड होता है. डिप्लॉयड मतलब उस सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. लेकिन जब गैमेट्स बनते हैं, जैसे फीमेल्स में एग बनता है और मतलब ओवा बनता है एंड मेल्स में स्पर्म्स बनते हैं, उस स्पर्म में, एक स्पर्म सेल में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और एक एग सेल में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. नॉर्मल बॉडी सेल्स में जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, जिनको हम लोग जनरल बॉडी सेल्स बोलते हैं, उसमें 46 क्रोमोसोम्स है. लेकिन गैमेट्स में द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, दैट मींस 23. 46 क्रोमोसोम वाले सेल को डिप्लॉयड सेल बोलते हैं एंड 23 क्रोमोसोम वाले सेल को हैप्लॉयड सेल्स बोलते हैं. इतना समझ में आया तुमको? ओके, सो gamete formation, gametes are formed by which process? They are formed by meiosis. okay, in meiosis क्या होता है? chromosome number is reduced to half, hence जो gametes होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. हमारे जनरल बॉडी सेल्स कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं. तो ह्यूमन क्रोमोसोम अगर मैं तुमको पूछूं कि ह्यूमन बीइंग में हमारे जो जनरल बॉडी सेल्स है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? गुड, उसमें होते हैं 46 क्रोमोसोम्स. लेकिन जब मैं गैमेट्स की बात करती हूँ, स्पर्म या फिर एग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ह्यूमन स्पर्म एंड ह्यूमन एग सेल में कितने होते हैं? 23. तो ह्यूमन स्पर्म एंड ह्यूमन एग ये क्या होगा? ये हैप्लॉइड होगा एंड जनरल बॉडी सेल क्या होगा? डिप्लॉयड होगा. इतना क्लियर है? अभी हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में. ओके, नाउ व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? A diploid zygote is formed in the process by the union of haploid male and the female gamete. Very simple. What is fertilization? The union of haploid male gamete and haploid female gamete to form a diploid zygote is called fertilization.
ओके। स्पर्म एंड एग का यूनियन जिससे जाइगोट बनता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट ये हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट ये हैप्लॉइड है, और उससे बनता है डिप्लॉइड जाइगोट। तो 23 क्रोमोसोम्स हियर, 23 क्रोमोसोम्स हियर, जब फ्यूज हो जाके जाइगोट बनता है, जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। Zygote it divides by mitosis, very important, okay, underline this process. Zygotes divide by mitosis and embryo is formed. ये important है and ये important है, ठीक है। जाइगोट डिवाइड होता है तो जाइगोट के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। देखो प्लीज याद करो, हम लोग गैमेट की बात की थी, गैमेट मियोसिस से बनते हैं एंड जाइगोट के डिवीजन माइटोसिस है, ठीक है। सो the zygote divides by mitosis and embryo is formed. Embryo develops to form new individual. Okay, एक बात बच्चों याद रखो, स्पर्म एंड एग के यूनियन से बनता है जाइगोट। जो हमारा जहां से हमारा लाइफ स्टार्ट हुआ है वो सिंगल सेल है जाइगोट, ठीक है। अब ये जब जाइगोट डिवाइड होता है उससे बहुत सारे सेल्स बनते हैं, ओके, उसी से टिश्यू बनता है, उसी से ऑर्गन्स बनते हैं, उसी से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं और एक इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। अभी जब ये जाइगोट डिवाइड हो रहा है और बहुत से सेल्स बन रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड करो, इसका इनिशियल जो पार्ट, जो जाइगोट के डिवीजन के सेल्स होते हैं उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो, ओके। जाइगोट से बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनता है फीटस। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन का जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो कितने महीने का होता है? 9 महीने का होता है, राइट, 9 मंथ्स का होता है। उसमें जब इनिशियल पहला दूसरा महीना होता है उसमें जाइगोट जो स्टार्टिंग में बना है 2 महीने तक उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। वो जो सेल्स डिवाइड होके जो टिश्यूज वगैरह बन रहा है उसको एम्ब्रियो। एक पूरा जब बच्चे की बॉडी बन जाती है, लेकिन वो बच्चा सिर्फ 5 से 7 सेंटीमीटर का होता है, और जो आगे उसका डेवलपमेंट होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 3rd मंथ से लेके 9 मंथ तक, उसको हम लोग बोलते हैं फीटस। और जब बच्चा डिलीवर होके हाथ में आता है उसको बोलते हैं इन्फेंट। नेवर फॉरगेट दिस, ओके। स्पर्म एंड एग के यूनियन से बना जाइगोट, that is a cell from which our life has started. जाइगोट के डिवीजन के जो सेल्स होते हैं वो बनते हैं एम्ब्रियो, मतलब प्रेगनेंसी का पहला दूसरा महीना जो डेवलप हो रहा है उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलेंगे। 3rd मंथ से लेके 9th मंथ तक वो होता है फीटस, एंड जब वो डिलीवर होता है तो वो होता है इन्फेंट, जो नॉर्मली 2 साल तक होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जाइगोट डिवाइड्स बाय विच प्रोसेस? माइटोसिस, एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म। एम्ब्रियो डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। Two parents, that is male parent and female parent, are involved in this type of reproduction. Fusion of male gamete of male parent and female gamete of female parent occurs. Due to this, new individual always have the recombined genes of both the parents. Okay, very important. New individual always have the recombined genes of both the parents. क्यों? क्योंकि जाइगोट कैसे बना है? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट से बना है, तो यहाँ पे फादर के कैरेक्टर एंड मदर के कैरेक्टर दोनों भी आएंगे, फादर के जीन्स एंड मदर के जीन्स दोनों भी आएंगे, तो उस बच्चे में दोनों के कैरेक्टर्स होंगे। सो इट विल हैव अ रिकम्बाइंड जीन्स ऑफ बोथ द पेरेंट, हेंस द न्यू इंडिविजुअल शोज सिमिलैरिटीज विद द पेरेंट्स फॉर सम कैरेक्टर्स एंड हैज सम कैरेक्टर्स डिफरेंट देन बोथ द पेरेंट्स, ओके। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स के जीन्स आए लेकिन उस बच्चे के अपने भी तो कंबाइंड न्यू जीन्स होंगे। कंबाइंड जीन्स तो आते हैं लेकिन न्यू जीन्स भी तो होते हैं, इसीलिए वेरिएशन होता है। जब दोनों पेरेंट्स के जीन्स आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी, लेकिन जब वहां पे उसके खुद के जीन्स आ रहे हैं तो वो है वेरिएशंस। और मैंने जब तुम्हारे साथ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया था, आई हैड ऑलरेडी सेड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम जीन्स ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए वहां पे वेरिएशन ही नहीं होता है और इसीलिए वहां पे इवोल्यूशन ही नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों पेरेंट्स के जीन्स आ गए और उस बच्चे के अपने न्यू जीन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, ओके, इसीलिए इवोल्यूशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। सो हेंस द न्यू individuals show similarities with the parents for some characters and have some characters different than both parents. Diversity in living organisms occur due to genetic variations. Genetic variation help the organisms to adjust with the changing environment and thereby to maintain their existence. Due to this, plants and animals can save themselves from being
बिकमिंग एक्सटिंक्ट। इसलिए रिप्रोडक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब रिप्रोडक्शन होता है इसीलिए न्यू न्यू जीन्स बनते हैं, इवोल्यूशन होता है और वो पर्टिकुलर एनिमल एक्सटिंक्ट नहीं होता है। ओके, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर जाति क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इसलिए रिप्रोडक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी मच एसेंशियल। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और आई होप सो तुमको समझ में आया होगा कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। ठीक है, फ्लावर, ओके, अगर मैं तुमको पूछूं कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, तो कोई बोलेंगे रूट्स होता है, कोई बोलेंगे लीव्स होता है, ओके, कोई बोलेंगे फ्रूट्स होता है, ओके, कोई बोलेंगे स्टेम होता है, कोई बोलेंगे ब्रांचेस होता है। लेकिन इन अ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। व्हाई स्टूडेंट्स? बिकॉज इट इज द फ्लावर विच टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ओके, इतना समझा तुम लोगों को? तो कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट में? ओके, वो होता है फ्लावर। ठीक है, so flower is the structure unit of sexual reproduction in plants. Okay, so students underline this point, very important, ये fill in the blank के लिए आ सकता है कि which is the structure unit of sexual reproduction in plants? It is the flower. So ये important part है flower. ठीक है, it consists of 4 floral whorls. Okay, that is calyx, corolla, endoecium and gynoecium. अरेंज इन अ सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। मतलब अगर तुम फ्लावर्स, कोई भी फ्लावर को देखोगे, जैसे ये पर्टिकुलर फ्लावर है, ओके ओके, 1 मिनट, लेट मी क्लीन दिस। ओके, नाउ सी दिस, ये जो तुम लोग को दिख रहा है ये वाला ग्रीन कलर, ये सबसे बाहर होता है। कभी भी एक फूल जब कली होती है, बर्ड कंडीशन में होता है, यू मस्ट हैव सीन दैट बर्ड इज ग्रीन इन कलर and then when it starts blooming the petals come out, right? तो ये जो ग्रीन कलर है सबसे बाहर होता है, उसके अंदर होते हैं पेटल्स। सो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड सबसे बाहर होता है ये ग्रीन कलर, दैट इज कैलिक्स। उसके बाद आएंगे ये पेटल्स, दैट इज करोला। उसके बाद आएगा ये जो तुमको दिख रहा है, दैट इज एंथर फिलामेंट एंडोशियम, और उसके अंदर आएगा गाइनोशियम। सो बाहर से अंदर अगर हम लोग जाते हैं, सबसे बाहर है कैलिक्स, उसके अंदर है करोला, फिर है एंडोशियम, फिर है गाइनोशियम। ठीक है, so that is again, so in any flowering plant or plants, which is the most important part of the plant, it is the flower. Okay, flower में कितने floral whorls है? There are 4 floral whorls. From outside in कौन से होते हैं? Calyx, corolla, endoecium and gynoecium. Repeat करो, revise करो, calyx, corolla, endoecium and gynoecium arrange in a sequence from outside to inside. Androecium and gynoecium are called essential whorls. Again important, fill in the blank. Which are the, one sentence question, which are the essential whorls of the flower? Essential whorls are those whorls which are going to take part in reproduction, right? So essential whorls are endoecium and gynoecium because they perform the function of reproduction. Whereas calyx and corolla are called accessory whorls because they are responsible for protection of the inner whorls. ठीक है? Come on again. Which is the important part of the flowering plant? It is the flower. कितने whorls होते हैं? 4 होते हैं, 4. From outside to inside कौन से होते हैं? Calyx, corolla, endoecium and gynoecium. Okay, इसमें which are the essential whorls? The whorls which take part in reproduction ये कौन से होते हैं? Endoecium and gynoecium. And कौन से accessory whorls है जो सिर्फ protection करते हैं essential whorls को? वो है calyx and corolla. So calyx and corolla endoecium and gynoecium को protect करते हैं. ठीक है? Members of calyx are called sepals. Again, this is the important fill in the blank. So underline करोगे ये. Okay? Members of calyx are called sepals. And they are green colored, and members of corolla are called petals. They are variously colored. So like for example अगर हम लोग ये देखते हैं, इसको मैं पहले रब कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ. ओके, देखो ये है कैलिक्स. ठीक है, अगर तुम कैलिक्स को देखते हो तो कैलिक्स में जो इंडिविजुअल पार्ट होगा, एक जैसे एक पर्टिकुलर फ्लावर में
5 ये होते हैं, पार्ट्स होते हैं कैलेक्स के। तो एक इंडिविजुअल पार्ट को हम लोग बोलेंगे सेपल। सो 5 सेपल्स, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सेपल्स मिलके बनता है कैलेक्स। सो कैलेक्स का इंडिविजुअल पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेपल। सिमिलरली कोरोला का इंडिविजुअल यूनिट को बोलते हैं पेटल। यू मस्ट हैव सीन रोज, एक रोज फ्लावर का हम लोग एक पेटल निकालते हैं, वो सारे पेटल्स टुगेदर उसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। लेकिन एक पेटल हम लोग निकालेंगे, मतलब एक पार्ट निकालेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पेटल्स। ठीक है। सो अगेन, members of calyx are called sepals and they are green colored. So they are green colored so they can carry out which process? 9th में हमने पढ़ा है कौन सा प्रोसेस? ग्रीन कलर क्लोरोफिल। यस, इट इज फोटोसिंथेसिस। ओके, सो ये जो ग्रीन कलर के सेपल्स होते हैं, कैलेक्स होता है या सेपल्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ओके, मेंबर्स ऑफ कोरोला और कॉल्ड पेटल्स इन देयर वेरियसली कलर। ये बहुत अच्छा, लाइक यू सी रोज फ्लावर, रोज के जो पेटल्स होते हैं रेड कलर, पिंक कलर, व्हाइट कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। नाउ फॉर व्हाट? फॉर अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, सो दे आर वेरियसली कलर। इतना समझा तुम लोगों को? हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? ओके, चलो आगे आगे बढ़ते हैं। अभी अगेन ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये डायग्राम जरूर प्रैक्टिस करो। ओके, देखो सबसे बाहर जो तुमको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये है कैलेक्स, इसका इंडिविजुअल यूनिट को हम लोग बोलते हैं सेपल्स। उसके बाद तुम देखोगे ये पेटल्स जो कलर है इसको हम लोग बोलते हैं कोरोला और उसका सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं? पेटल्स। उसके बाद तुमको ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ओके, can you see this part? This part, okay, ओके, ये जो है ये सब एक साथ उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। ओके, लेकिन इसका इंडिविजुअल यूनिट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमन। ये जो एक है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेमन। और स्टेमन किससे बनता है? बनता है एंथर एंड फिलामेंट। ये जो दिख रहा है ये है एंथर और ये है फिलामेंट। सो फिलामेंट एंड एंथर टुगेदर इज कॉल्ड स्टेमन। ठीक है, उसके बाद तुमको ये दिख रहा है। ओके, अब लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। ठीक है, मैं ये कलर यूज करती हूँ। नो, ओके, ये तुमको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये जो है ये है गाइनोशियम। सो ये बाहर तुमको जो दिख रहा है ये एंडोशियम है और ये जो है वो गाइनोशियम है। सो ये फ्लावर का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम आता है, इसलिए इसको प्रैक्टिस अच्छे से करो। ठीक है, लेट मी क्लीन इट। अ फ्लावर इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। नाउ व्हाट इज बाइसेक्सुअल? ओके, व्हेन अभी हम लोगों ने क्या देखा? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को एसेंशियल वर्ड्स बोला है क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम में एक मेल और एक फीमेल होगा, राइट? सो एंड्रोशियम ये मेल पार्ट होता है एंड गाइनोशियम ये फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, सो जब इस अभी जैसे ये फ्लावर जो हमने अभी ये देखा है इसमें एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों भी है, तो जिस फ्लावर में एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों भी होता है उस फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। सो फ्लावर इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल इफ बोथ वर्ल्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। एग्जाम्पल हिबिस्कस। सो फ्लावर को बाइसेक्सुअल तब बोलते हैं जब उस फ्लावर में मेल पार्ट भी है एंड फीमेल भी है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम टुगेदर इन अ फ्लावर, दैट फ्लावर विल बी कॉल्ड एज व्हिच फ्लावर? बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, अ फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। Okay, unisexual flowers भी होते हैं। A flower is called unisexual if any one of the above mentioned two whorls is present in the flower. If only androecium is present, it is a male flower, and if only gynoecium is present, it is a female flower. Example papaya. Papaya में either male प्लांट होता है या फिर फीमेल प्लांट होता है, तो उसमें जो फ्लावर होंगे वो मेल फ्लावर होंगे। अगर मेल फ्लावर है इसका मतलब उसमें सिर्फ एंड्रोशियम है, और अगर वो फीमेल फ्लावर है उसका मतलब सिर्फ उसमें गाइनोशियम है। सो ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिसमें सिर्फ मेल और सिर्फ फीमेल होते हैं, एंड मैक्सिमम फ्लावर्स वैसे होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर में होता है। तो मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर, दैट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओनली मेल या ओनली फीमेल, ओके, इट विल बी द यूनिसेक्सुअल फ्लावर।
Many flowers have a stalk for support called as pedicel, and such flowers are called pedicellate flowers, whereas flowers without stalk are called sessile flowers. अभी दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, you know, there are flowers जिसमें एक स्टॉक होता है ना. You hold a rose and you give it to someone, right? हम लोग एक रोज को होल्ड करते हैं तो उसमें एक स्टॉक होता है, एक डंडी होती है, राइट? तो अगर वो डंडी होती है इसका मतलब वो पेडिसिल है. तो the flowers which are having that pedicel they are called as pedicellate flower, whereas ऐसे भी flowers होते हैं जिसमें pedicel नहीं है, इस flowers को हम लोग बोलते हैं sessile flowers. मतलब उसमें वो स्टॉक ही नहीं होता है. You must have seen in bouquets वगैरह हम लोग देते हैं, उसमें वो white flowers होते हैं, उसमें स्टॉक नहीं होता है, राइट? सो ऐसे flowers, एक tuberose flower है, उसमें स्टॉक नहीं होता है, तो वो होता है कौन सा फ्लावर? sessile flower. ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं अभी कि देखो यहाँ पे ये रोज दिख रहा है. यस तो जो ये रोज है इसमें देखो एक स्टॉक है, इस स्टॉक को हम लोग बोलते हैं पेडिसिल. तो ये फ्लावर जिसमें ये स्टॉक है इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसिलेट फ्लावर. सो एग्जांपल यहाँ पे देखो रोज, ये रोज है और इसका ये स्टॉक है, पेडिसिलेट फ्लावर. ये देखो, ये दिख रहा है तुमको? ये जो फ्लावर है देखो व्हाइट, इसमें कोई भी स्टॉक नहीं है नीचे. ये है ट्यूबरोस फ्लावर, जो नॉर्मली तुमने कहा देखा होगा, यू नो, जो फ्लावर मार्केट में अगर हम लोग जाते हैं वहां पे जो गार्लैंड्स बनते हैं, यू नो, भगवान को हम लोग हार चढ़ाते हैं तो उसमें ये ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स यूज होते हैं. तो ये फ्लावर्स में कोई भी स्टिक या पेडिसिल नहीं है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं सेसाइल फ्लावर. सो ये है पेडिसिलेट फ्लावर और ये है सेसाइल फ्लावर. ठीक है? रोज विल बी एग्जाम्पल ऑफ, कम ऑन, yes it is a pedicellate, and tuberose is an example of sessile flower. इसमें कोई भी स्टॉक नहीं है. ठीक है? ओके सो ये अंडरलाइन करो बच्चों, ये बहुत अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है? सो फ्लावर्स which have stalk they are called, that is pedicel, they are called as pedicellate flower, and flowers without stalk is called sessile flowers. तो इसका एग्जाम्पल क्या था? पेडिसिलेट का एग्जाम्पल क्या था? रोज. एंड सेसाइल का एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल था ट्यूबरोस. ठीक है? याद रहेगा? पेडिसिलेट फ्लावर एंड सेसाइल फ्लावर. ठीक है? एंडोशियम. अच्छा और एक बात देखो, अभी मैंने तुमको ये जो रोज दिखाया था, ओके, तो यहां पे जो ये ओके लुक एट दिस, ये जो ग्रीन कलर के तुमको दिख रहे हैं, देखो दिख रहा है ये ग्रीन कलर का, देखो ये क्या है? वापस जो ग्रीन कलर के थे जो दो एक्सेसरी वर्ल्स है, ये है, ये सब इकट्ठा इसको बोलते हैं कैलेक्स, और इसका इंडिविजुअल यूनिट जो ये है इसको बोलते हैं सेपल. सो दिस इज सेपल. ये यहाँ पे देखो 5 सेपल्स है, 1 2 3 4 5. सो ये 5 सेपल्स इकट्ठा बनता है कैलेक्स. और ये जो तुमको दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है, इसका जब हम लोग एक ये निकालती हूं मैं, ये एक, ये क्या है? ये है पेटल. सो ये है पेटल, एंड सारे पेटल्स इकट्ठा ये है कोरोला. ओके, सो ये कोरोला है और ये क्या है? ये है कैलेक्स और इसका इंडिविजुअल यूनिट सेपल. ठीक है? और इसके अंदर होंगे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. अंदर होंगे मेल एंड द फीमेल पार्ट, दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ठीक है? ओके, एंड्रोशियम इज द मेल वॉल. सो मेल वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम, एंड इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड स्टेमन. थोड़ी देर पहले जब मैं डायग्राम तुमको एक्सप्लेन कर रही थी, मैंने तुमको बताया था स्टेमन के बारे में, राइट? एंड्रोशियम का इंडिविजुअल यूनिट को हम लोग बोलते हैं स्टेमन. Gynoecium is the female wall and its member is called carpel. Okay, जो इंडिविजुअल हम लोग देख रहे थे उसको क्या बोल रहे थे? कार्पेल. सी, Gynoecium is the female wall and इसके यूनिट को बोलते हैं कार्पेल. एंडोशियम के यूनिट को बोलते हैं स्टेमन. ठीक है? लेट मी क्लियर दिस. वापस हम लोग पिक्चर देखते हैं, ये फिगर देखते हैं, डायग्राम देखते हैं. देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो मैंने ऑलरेडी तुमको थोड़ी देर पहले ड्रॉ करवाया था, एक मिनट,
कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, ये है स्टेमेन। क्या है ये? स्टेमेन। इसके एक, सो देयर आर मेनी स्टेमेन्स एंड मेनी स्टेमेन्स टुगेदर इज द एंड्रोशियम, द मेल वर्ल्ड। Whereas, ओके मैं ये कलर यूज करती हूँ। ये वाला पार्ट, ये गाइनोशियम का इंडिविजुअल यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं? कार्पेल। एंड्रोशियम के इंडिविजुअल यूनिट को हम लोग बोलते हैं स्टेमेन एंड गाइनोशियम के इंडिविजुअल यूनिट को हम लोग बोलते हैं कार्पेल। ठीक है। Okay, they may be separate or they may be united. This may be, मतलब ये जो carpels and stamens होते हैं, either ये separate है या फिर united है। Ovary is present at the basal end of each carpel. A hollow style comes up from the ovary. Stigma is present at the tip of the style. Ovary contains one or many ovules. Embryo sac is formed in each ovule by meiosis. Each embryo sac consists of haploid egg cell with 2 haploid polar nuclei. ठीक है? Understand this. यहाँ पे ध्यान दो। ओके? जब अभी हम लोग बात कर रहे थे इसकी, that is कार्पेल की, ये वाला पार्ट जो होता है कार्पेल का, जो नीचे वाला पार्ट है, okay? ये है ओवरी। ये क्या है? ओवरी। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ओके बच्चे दिख रहा है तुमको कि मैं दूसरा कलर यूज करूं? चलो मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ। ठीक है, आई यूज दिस कलर। सो पहले इसको वापस क्लीन कर दूं मैं। और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये है ओवरी। ये वाला पार्ट जो है एक हॉलो ट्यूब की तरह, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। और ये वाला पार्ट है जो थोड़ा सा स्टिकी पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। सो गाइनोशियम का जो कार्पेल है, वो कार्पेल का बेस में ओवरी है, एक ट्यूब है उसके ऊपर जो इसको बोलते हैं स्टाइल, और ऊपर एक स्टिकी पार्ट होता है जिसको बोलते हैं स्टिग्मा। एंड इस ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स। ठीक है, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, एंड ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, एंड दिस इज द फीमेल पार्ट। So the ovary is present at the basal end of each carpel. A hollow style comes up from the ovary. Stigma is present at the tip of the style. Ovary contains one or many ovules. Embryo sac is formed in each ovule by meiosis. उस ओव्यूल, देखो ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है। ओके, ये जो ओवरी होती है, सी ये जो ओवरी होती है उसके अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। सो अगर मैं सिर्फ ये ओव्यूल ड्रॉ कर रही हूं, उसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक होता है। और एम्ब्रियो सैक, ईच एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ हैप्लॉइड एग सेल एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। उसके अंदर एक एग सेल होता है और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, ये है ओव्यूल, उसके अंदर ये क्या है? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, वन अगेन, गाइनोशियम का इंडिविजुअल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पेल। ओके, कार्पेल के बेस में क्या होता है? ओवरी। उसके ऊपर क्या होता है? स्टाइल। सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, एंड एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है एक हैप्लॉइड एग सेल एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा। अभी एंथर कहां पे है? ध्यान दो, यहां पे। ये जो मैंने बोला था ये स्टेमेन,
स्टेमन में ये वाला पार्ट है एंथर और ये वाला पार्ट है फिलामेंट। इस एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होता है। ओके, सो देखो ये जो एंथर है यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूं, इसके अंदर ये पोलन ग्रेन्स है। ठीक है, ये है फिलामेंट, ये है एंथर, और इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज द एंथर बर्स्ट एंड पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड। सो व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड, लेट्स से ये पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए, दे आर ड्रॉप्ड ऑन द स्टिग्मा। आइदर वो खुद के फ्लावर के ऊपर ड्रॉप होते हैं या फिर वो दूसरे फ्लावर के ऊपर वो ड्रॉप होते हैं। सो द एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है, द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर डिपॉजिट ऑन द स्टिग्मा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जिसके बिना फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन द फ्लावर्स। फ्लावर्स में जब तक वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर नहीं बैठते हैं, मतलब गिरते हैं, तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, सो अगेन एंड्रोशियम द मेल पार्ट इज मेड ऑफ स्टेमन। स्टेमन किससे बने हैं? एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या होता है? एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स जब एंथर बर्स्ट होता है, पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, और वो पोलन ग्रेन्स किसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं? स्टिग्मा के ऊपर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। विदाउट पॉलिनेशन इज फर्टिलाइजेशन पॉसिबल? नो, पॉलिनेशन के बिना फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। सो सबसे पहला प्रोसेस होता है पॉलिनेशन। एंड पॉलिनेशन कौन करता है? तो इंसेक्ट्स या एनिमल्स या विंड या वाटर, कोई भी एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, so pollen grains are transferred from anther to the stigma. This is called pollination. So one sentence question again, what is pollination? So कैसे आंसर लिखोगे? The process in which pollen grains are from the anther are transferred to the stigma is called pollination. Okay, definition समझा तुमको बच्चों? So what is pollination? The process in which pollen grains from the anther are transferred to the stigma of the flower is called pollination. ठीक है? नाउ पॉलिनेशन होने के लिए कुछ एजेंट्स चाहिए, कोई तो चाहिए ना जो पॉलिनेशन करे, राइट? सो पॉलिनेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ एबायोटिक एजेंट्स, दैट इज विंड एंड वाटर, एंड बायोटिक एजेंट्स, दैट इज इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स। ओके, पॉलिनेशन किसकी वजह से होता है? एबायोटिक एजेंट्स, दैट मींस नॉन लिविंग एजेंट्स, जो है विंड एंड वाटर, एंड जो लिविंग एजेंट्स है मोस्टली वो इंसेक्ट्स होते हैं, एंड कभी कभी एनिमल्स भी होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, स्टिग्मा becomes sticky during pollination. जब pollination होता है तो स्टिग्मा स्टिकी होता है ताकि पोलन ग्रेन्स बराबर उधर चिपके। ठीक है, pollen grains germinate when they fall upon the sticky stigma, that is a long pollen tube, and two male gametes are formed. Now if you see this diagram, see here, देखो यहाँ पे pollination हुआ है और यहाँ पे ये pollen grain deposit हुआ है इस स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, जैसे ही, क्योंकि वो स्टिग्मा स्टिकी हो गया है, उसके फ्लूइड की वजह से वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है एंड पोलन ट्यूब फॉर्म करता है, और ये जो पोलन ट्यूब फॉर्म किया है उसमें मेल गैमेट्स बनते हैं। सो पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स टू फॉर्म अ पोलन ट्यूब एंड टू मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, सो द पोलन ट्यूब कैरीज द मेल गैमेट्स, पोलन ट्यूब रीचेज द एम्ब्रियो सैक। याद करो मैंने बोला था ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, एंड एम्ब्रियो सैक के अंदर एग है, याद है? सो नाउ यहाँ पे देखो ये पोलन ट्यूब आगे आगे पहुंच रहा है और वो बराबर उस एम्ब्रियो सैक के अंदर जा रहा है। सो पोलन ट्यूब रीचेज द एम्ब्रियो सैक वाया स्टाइल, ये स्टाइल के अंदर से पोलन ट्यूब रीच करेगा एम्ब्रियो सैक में। Tip of the pollen tube bursts and two male gametes are released. ये जो pollen tube burst होता है और दो male gamete release होते हैं in the embryo sac. Okay, again come on recall करते हैं। Pollination में pollen grain stigma के ऊपर stick हुए, ठीक है, फिर because of the sticky stigma the pollen grain germinates and forms the pollen tube. फिर pollen tube के अंदर दो male gametes बनते हैं, फिर pollen tube उस स्टाइल के अंदर से मूव करते करते ओव्यूल के यहाँ पे पहुंचता है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचता है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के यहाँ पे वो पोलन ट्यूब बर्स्ट होता है और दो मेल गैमेट्स एम्ब्रियो सैक के अंदर डिपॉजिट करता है। ठीक है, so the tip of the pollen tube bursts and two male gametes are released in the embryo sac. One male gamete unites with the egg cell to form zygote. This is called fertilization. Okay, देखो दो मेल गैमेट है, उसमें से एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज होगा और उसको हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन,
ओके, जिसमें जाइगोट बनता है। सेकेंड मेल गैमेट यूनाइट्स विद द पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म एंडोस्पर्म। ओके, अगेन कितने मेल गैमेट्स बनते हैं? एक पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होता है, पोलन ट्यूब बनता है, उस पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट्स होते हैं। उन दो मेल गैमेट्स जो है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज होते हैं, क्योंकि वो पोलन ट्यूब बर्स्ट होगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर दोनों मेल गैमेट्स गए, उसमें से एक मेल गैमेट जो है वो एग के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड दूसरा मेल गैमेट जो है वो टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, as two male nuclei participate in this process, it is called double fertilization. Okay, यहाँ पे दोनों मेल गैमेट्स यूज हुए ना, एक मेल गैमेट ने एग के साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट बना और दूसरा मेल गैमेट ने एंडोस्पर्म बनाया, तो दोनों मेल गैमेट्स यूज हुए, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यू कैन सी दिस इज द एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक यहाँ पे जूम करके दिखा है। ओके, सो व्हाट यू सी, जस्ट वन मिनट, लेट मी शो यू दिस। ओके, यहाँ पे ना ये अंदर एक छोटा सा ये एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, ये जो है ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर है ये एम्ब्रियो सैक। अभी ये एम्ब्रियो सैक है, मैंने रेड कलर का जो यूज किया यहाँ पे अंदर, इसके अंदर ओव्यूल के अंदर ये पूरा एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक में मैं भी दूसरा कलर यूज करती हूँ, ये जो है ये एग है, तो एक मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज हो रहा है। ओके, और यहाँ पे जो दिख रहा है ये है पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई होता है, दूसरा मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज होता है। ओके, मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ मेल गैमेट के लिए, लेट्स से आई एम यूजिंग दिस कलर। ओके, तो ये मेल गैमेट यहाँ पे और ये मेल गैमेट यहाँ पे, मतलब दोनों मेल गैमेट्स फ्यूज हुए। ये जो पहला मेल गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज होके जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन, एंड दूसरा जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियर टू पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होके एंडोस्पर्म बना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे एक है, डू यू नो, इवन दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? व्हेन पोलिनेशन इन्वॉल्व्स ओनली वन फ्लावर or two flowers born on the same plant, it is called self pollination. ठीक है, जब pollination, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे दिखा है, okay, when pollination involves only one flower, मतलब let's take this flower again, अगर इसी का pollen grain इसी के स्टिग्मा के ऊपर गिर रहा है तो भी इसको self pollination बोलते हैं। Now there is one more rose flower I am having, but उसके पेटल्स थोड़े से गिर गए हैं, ठीक है, लेकिन ये सेम प्लांट के है, ध्यान दो। ओके, सो अगर ये फ्लावर देखो और ये फ्लावर देखो, जब मैंने क्या बोला कि अगर इसी के पोलन ग्रेन्स इसी के स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं तो भी इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, या फिर इसके पोलन ग्रेन्स, अभी ये एक ही प्लांट में के दो फ्लावर्स हैं, अगर इसके पोलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा के ऊपर गिरे या फिर इसके पोलन ग्रेन्स इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर रहे हैं, जहां पे ये दोनों भी सेम प्लांट के फ्लावर्स होने चाहिए, इस प्रोसेस को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, सो when pollination involves one flower, only one flower, or two flowers born on the same plant, it is called self pollination. Whereas if it involves two flowers born on two plants of the same species, मतलब इमेजिन करो कि ऐसा ही प्लांट है तो दो रोज प्लांट्स है, अलग अलग डिफरेंट रोज प्लांट्स, एंड उनमें पॉलिनेशन हो रहा है, इसके पोलन ग्रेन्स इसमें या इसके पोलन ग्रेन्स इसमें, दो अलग प्लांट्स इन्वॉल्व है सेम स्पीशीज के, लेकिन रोज रोज ही होना चाहिए। ओके, यू कैन टेक रोज एंड सनफ्लावर, इफ इट इज रोज इट हैज टू बी रोज, ओके, इफ इट इज सनफ्लावर इट हैज टू बी सनफ्लावर, इफ इट इज ट्यूबरोज इट हैज टू बी ट्यूबरोज, इफ इट इज हिबिस्कस इट हैज टू बी हिबिस्कस, सेम स्पीशीज। तो एक रोज प्लांट है, दूसरा भी रोज प्लांट है, इस रोज प्लांट के जो फ्लावर है, रोज फ्लावर है, इसके पोलन ग्रेन्स इस प्लांट पे गए, लेकिन प्लांट तो दो अलग है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। एक ही प्लांट इन्वॉल्व है सेल्फ पॉलिनेशन, दो प्लांट्स इन्वॉल्व है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, while discovering the new high yielding and resistant varieties of plants, scientists bring about pollination with the help of brush। मतलब वो नॉर्मली जब खुद ब खुद करना है, किसी साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो ब्रश यूज करके इधर के पोलन ग्रेन्स उस प्लांट में डालते हैं या उधर के पोलन ग्रेन्स, क्योंकि माइन्यूट तरीके से करना पड़ता है उनको ये एक्सपेरिमेंट्स, बराबर वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट करना है, सो दे मेक यूज ऑफ
ब्रश योर, बिकॉज यहाँ पे इंसेक्ट्स तो नहीं आएंगे ना, या कोई एनिमल्स नहीं आएगा पॉलिनेट करने के लिए, ठीक है। ओके, नाउ इसके आगे अभी हम लोग बढ़ते हैं और यू कैन सी योर, ओके, अभी हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा यहाँ पे कि दो मेल गैमेट्स यूज हुए हैं। एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होकर क्या बना है, जाइगोट बना है। दूसरा मेल गैमेट एंडोस्पर्म बना, फ्यूज हुआ है पोलर न्यूक्लियाई के साथ एंड एंडोस्पर्म बना है। नाउ ओव्यूल, जब ये पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया, ठीक है, पूरा हो गया, उसके बाद ये जो ओव्यूल है वो सीड बन जाता है एंड ओवरी है वो फ्रूट बन जाता है। मतलब ये जो है, आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर नाउ, ओके, लेट मी यूज दिस कलर, ओके। तो व्हाट इज दिस एंटायर थिंग, दिस इज ओवरी, ठीक है। एंड what is this, okay, this is ovule। फर्टिलाइजेशन के बाद, पूरा फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो ओव्यूल है वो बन जाता है सीड और ये जो ओवरी है वो बन जाता है फ्रूट, ठीक है। ओवरी converts into fruit and ovules into seeds. So ovule develops into seed and ovary into fruit after fertilization. Underline again, this is an important fill in the blank or they can ask you true or false question. Okay, seeds fall on the ground when fruits break and they germinate in the soil under favorable condition. Favorable condition मतलब उनको ठीक से मिट्टी, soil, water, temperature, light, everything they are getting properly. It's called favorable condition. So the seed in the soil will germinate and form a new plant. Okay, so the zygote develops at the cost of food stored in the endosperm of the seed and there's a new plantlet is formed. This is called seed germination. Now याद है एंडोस्पर्म भी तो बना है, सेकेंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म बना है, वो एंडोस्पर्म एज अ फूड होगा जो ये जर्मिनेशन के लिए यूज होगा, ठीक है। सो zygote develops at the cost of the food stored in the endosperm. जो तो एंडोस्पर्म बना है वो एक्चुअली स्टोरेज ऑफ फूड है जो उस जाइगोट को हेल्प करेगा ताकि वो डेवलप करे एंड न्यू प्लांटलेट विल बी फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज सीड जर्मिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये सीड है जो जर्मिनेट कर रहे हैं और यहाँ पे न्यू प्लांट बन गया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। Okay, please go through the video again and again so the concepts are clear for you. Okay, and जो questions मैंने तुमको पूछे हैं बीच बीच में, try to answer them. Okay, underline करने की कोशिश करो, जो भी go through the textbooks, read the textbook again and again so the concepts are clear. Okay, students, अगर तुमको कोई भी difficulty आती है, कुछ नहीं समझा है तुम लोगों को, तो एक काम करो, comment कर दो कि ये नहीं समझा है, तो मैं वापस वो explain करूंगी या आपके comment को reply करूंगी, ठीक है। Do subscribe to my channel Biology with Swapnali. Okay, like, share एंड कमेंट करते रहो, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी ये टॉपिक समझ में आए। ओके, थैंक यू सो मच।